हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा क्लास है, आज का जो हमारा सेशन है, इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास के परिचय पर आधारित रहने वाला है। इससे पहले कुछ मुख्य बातें हैं वो कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये एक क्रैश कोर्स है जो यूपीएससी 2021 को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है। और ये क्लास नॉट ओनली सिर्फ आईएएस के लिए ही बनाई जा रही है। क्लास कुछ इस प्रकार से रखेंगे इसको, यानी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के रूप में लेके चलेंगे, यानी कि आईएएस के साथ में आपके एसएससी लेवल और वनडे एग्जाम्स को भी इसके थ्रू कवर किया जा सकता है। आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो डियर स्टूडेंट, जब बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री की, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं आखिर हिस्ट्री क्या है। तो हिस्ट्री की जब बात करते हैं तो सभी पास्ट इवेंट क्या होती है, हिस्ट्री होती है। तभी एक स्टूडेंट्स का क्वेश्चन आता है, क्या सर हमने आज जो 4-5 दिन पहले या कल जो भी कार्य किया, क्या वो भी इतिहास है, वो भी हिस्ट्री है? बिल्कुल डियर, वो भी हिस्ट्री है। तो फिर से क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स का कि सर अगर वो हिस्ट्री है तो हमें उससे पढ़ते क्यों नहीं है? तो डियर देखिए, ऐसी बात है कि जो हिस्ट्री है या इतिहास की जो इवेंट है, हम इतिहास के अंतर्गत उन्हीं इवेंट्स की स्टडी करते हैं, यानी कि उन्हीं घटनाओं को पढ़ा जाता है जिनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में ह्यूमन सोसाइटी पर इम्पैक्ट होता है, यानी मानव समाज पर जिसका प्रभाव पड़ता हो उन्हीं को पढ़ा जाता है। अब आपकी हिस्ट्री का तो कोई इम्पैक्ट होगा नहीं ह्यूमन सोसाइटी पर, तो इसलिए हम क्या व्यक्तिगत हिस्ट्री को नहीं पढ़ते हैं, लेकिन व्यक्तिगत भी उन व्यक्तिगत हिस्ट्री को पढ़ा जाता है जिनका क्या इम्पैक्ट होता है ह्यूमन सोसाइटी पर। जैसे बात करते हैं, महात्मा गांधी हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो गए, ऐसे ही रूसो हो गए आपके, और जितने भी इंटेलेक्चुअल पर्सन है जिनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में या उनकी थॉट्स हो गए या उनकी लाइफस्टाइल हो गई या उनकी बायोग्राफीज हो गई या उनकी वैल्यूज हो गई, तो इन सभी का क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में ह्यूमन सोसाइटी पर इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, उनकी स्टडी करते हैं इतिहास के अंतर्गत, यानी कि हिस्ट्री के अंडर में। तो आइए बात कर लेते हैं और हिस्ट्री की क्या है हिस्ट्री। तो जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं हम द सीरीज ऑफ इवेंट, यानी इतिहास किसको कहेंगे, घटनाओं का एक क्रम होता है। इतिहास क्या होता है, घटनाओं का क्रम होता है। आइए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जब इतिहास के इवेंट्स के क्रम की बात करते हैं तो क्या करता है, सबसे पहले एक बच्चा होता है, वो जन्म लेता है, देन किशोरावस्था में जाता है, उसके बाद में युवावस्था में जाता है, और क्या होता है, वो फिर मृत्यु की ओर चल जाता है या अपने वृद्धावस्था की ओर चल जाता है। लेकिन क्या इसको अगर ऐसे डील किया जाए कि पहले युवावस्था, देन किशोरावस्था, उसके बाद में जीर्णावस्था, और फिर वो व्रत करेगा यानी वो जन्म लेगा, तो ऐसा नहीं होता है। यानी कि वो क्या हो जाएगा, जो उसका ऑर्डर है, जो उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसकी वजह से हम सटीक चीज़ों का अनुमान नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए क्या कहा गया, इसमें कहा गया द सीरीज ऑफ इवेंट्स, यानी जो घटना है उनका क्या पढ़ते हैं, उनको सीरीज में पढ़ते हैं घटनाओं को। देन बात करते हैं, इसमें कहा गया फैक्ट्स दैट इज कनेक्टेड विद द समबडी, जो इसकी घटनाएं हैं वो क्या कनेक्ट होनी चाहिए, ह्यूमन सोसाइटी या किसी व्यक्ति से कनेक्टेड होनी चाहिए। ठीक है डियर, ओके। देन सेगमेंट की बात करते हैं तो इसमें कहा गया हमारा हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंजेस ओवर टाइम, यानी कि कौन सी स्टडी है हिस्ट्री, तो ओवर टाइम का जो चेंजेस होता है उसकी हिस्ट्री। आइए इसको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं। आई होप ये लाइन आपको समझ में आई होगी, इसको थोड़ा मिटा देते हैं। तो जब इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या आता है, चेंजेस ओवर टाइम की बात करते हैं। तो इससे रिलेटेड पहले तो आपको जो यूपीएससी सिविल सेवा की आप प्रिपरेशन करते हैं, आईएएस की जब आप तैयारी करते हैं, तो उसके सिलेबस में, जीएस के सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया हुआ है कि आपको क्या पढ़ना है, उसके टर्म एंड कंडीशंस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, टर्म एंड कंडीशन और सिचुएशंस के बारे में पढ़ना। आइए वो कौन कौन सी सिचुएशन है देख लेते हैं। जब चेंज ऑफ द ओवर टाइम की बात करते हैं तो कितने चेंज पढ़े जाते हैं, सबसे पहले आता है आपका कल्चरल। कौन सा चेंज आता है, कल्चरल चेंज आता है। देन उसके बाद में आपका आता है इकोनॉमिकल। कौन सा चेंज आता है डियर, इकोनॉमिकल। उसके बाद में आता है पॉलिटिकल, और इससे पहले बात करें तो कौन सा आता है, जियोग्राफिकल। तो इस प्रकार से इसमें जो डायरेक्शंस होती है इनके थ्रू हम इनकी इवेंट्स को पढ़ते हैं, यानी कि चेंज ओवर टाइम को पढ़ते हैं। आइए इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं, आखिर किस प्रकार से चेंजेस पढ़ा जाता है। तो डियर, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, जब भारतीय इतिहास की बात करते हैं, तो उसको क्या करते हैं, हम 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कितने सेगमेंट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, 3 सेगमेंट्स में।
और एक यूरोपियन इतिहासकार है जिसका नाम है जेम्स मिल, उनके द्वारा भी कहा गया था कि यदि किसी क्षेत्र पर, किसी ज्योग्राफिकल रीजन पे या किसी कॉलोनी पे अगर हमको शासन करना है तो उसके इतिहास को क्या कर दो, तोड़ दो, स्वतः ही वो कॉलोनी क्या हो जाएगी, हमारे अंडर में हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? अगर इतिहास को हम गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं, क्या करते हैं, इतिहास को अगर हम गलत तरीके से इंटरप्रिटेट करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, भ्रांतियां फैल जाती। जैसे कि इंडियन इतिहास को भी ऐसे ही इंटरप्रिटेट किया गया था। क्या कहा गया था जेम्स मिल जी के द्वारा? जेम्स मिल के द्वारा कहा गया था कि जो इंडियन में 3 सेगमेंट है हिस्ट्री के, यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, यानी एंशिएंट इंडिया, मिडिएवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। तो इनको इस प्रकार से कुछ उनके द्वारा इंटरप्रिटेट किया गया कि जो एंशिएंट इंडिया उसको तो बोला गया कि हिंदू एरा है, यानी कि एक हिंदू पीरियड है। देन जो मिडिएवल इंडिया उसको कहा गया कि ये मुस्लिम पीरियड है, और जो मॉडर्न इंडिया की बात करते हैं तो उनके द्वारा कहा गया कि ये ब्रिटिश एरा है। तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो उनके अंदर आपस में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, यानी कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है उसको गलत इंटरप्रिटेट करने से। कैसे हुआ? जैसे हिंदू और मुस्लिम के बीच में, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जो ब्रिटिशियर्स और यहाँ के जो मोनार्क होते थे उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ। तो ये सब चीज़ें क्या है, उनके द्वारा बिल्कुल सटीक कही गई कि भाई जो अगर इतिहास ही सही तरीके से नहीं पढ़ा जाए तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट यानी कि विवादस्थ स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो आइए उसको आज कैसे पढ़ते हैं, तो आज हम पढ़ते हैं एंशिएंट इंडिया, मिडिएवल इंडिया और मॉडर्न इंडिया। आइए इस एग्जाम्पल को हम एंशिएंट इंडिया के संदर्भ में देखते हैं। जब एंशिएंट इंडिया को हम पढ़ते हैं, हम स्टडी करते हैं तो उसको भी 3 सेगमेंट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं। कौन कौन से? हमें प्री हिस्टोरियन, प्रोटो हिस्टोरियन और हिस्टोरियन पीरियड में। जब प्री हिस्टोरियन पीरियड की बात करते हैं तो उसमें कौन सा, ह्यूमन इवोल्यूशन को पढ़ते हैं। प्रोटो हिस्टोरियन की बात करते हैं तो उसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा जाता है। देन हिस्टोरियन पीरियड की बात करते हैं तो आपके वैदिक पीरियड से लेकर कहाँ तक, गुप्ता पीरियड। देन उसके बाद में जो एक थोड़ा सा संगम पीरियड बोलते हैं उसको 700 AD to 1200 AD पढ़ा जाता है, 200 साल का पीरियड होता है। तो जब इसको एंशिएंट इंडिया के संदर्भ में बात करते हैं तो पहले ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात कर लेते हैं। जब ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करते हैं तो सर ये किस प्रकार से हिस्ट्री में योगदान करती है, तो आइए इसकी बात करते हैं। जब ज्योग्राफिकल कंडीशन की बात करते हैं तो देखिए डियर, जब हम प्री हिस्टोरियन की बात करते थे, ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए वहाँ पे क्या थी, एक अनुकूलित स्थिति या एक एडेप्टिव सिचुएशन प्रोवाइड करवाती है क्या, ज्योग्राफिकल कंडीशन। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल की बात करते हैं तो ह्यूमन है, जो ह्यूमन इवोल्यूशन है हिमालय पर तो नहीं हुआ, ना ही थार डेजर्ट, जो राजस्थान का थार डेजर्ट है उसमें भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो थार डेजर्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत अधिक गर्मी है, यानी कि ह्यूमन के अकॉर्डिंग या एनिमल्स के अकॉर्डिंग क्या नहीं, सिचुएशन नहीं है। ओके, देन उसी प्रकार से हिमालय रीजन की बात करते हैं तो वहाँ पे बहुत अधिक ठंड पड़ती है, बर्फबारी होती है, जिसकी वजह से ह्यूमन भी वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकता। देन उसकी वजह से दोनों ही जगह पे क्या, ह्यूमन इवोल्यूशन नहीं हुआ। लेकिन उसी के कंपेयर में बात करें किसी रिवर के बैंक पर, जैसे इंडस वैली की बात कर ले तो वो किस बैंक पर हुआ था, वो इंडस जो रिवर है आपकी सिंधु नदी है उसके किनारे पर वो सिविलाइजेशन हुआ था। यानी कि वो टर्म जो कंडीशंस थी, जो ज्योग्राफिकल कंडीशन थी, वो वहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है नेचर के द्वारा। तो कैसे करवाएगी, जो ह्यूमन एवोल्यूशन हुआ तो ह्यूमन एवोल्यूशन में क्या हुआ, व्यक्ति एक के बाद एक स्टेप से यानी कि अपने आप को सुधारता गया या नेचर के थ्रू सुधारता गया। जैसे कि बात करते हैं स्कल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हैंड स्ट्रक्चर की बात करते हैं, देन उसके ब्रेन की बात करते हैं तो उनका ब्रेन भी डेवलप होता गया। कैसे होता गया देख लेते हैं। तो ज्योग्राफिकल कंडीशन में क्या था, जब ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ तो उस समय पे उनको बड़े बड़े एनिमल्स मिल जाते थे। तो पहले क्या रहते थे, इंडिविजुअल रहते थे और उनके लिए जो फूड था, जो खाना था वो इजी वे में अवेलेबल रहता था, जिसकी वजह से क्या होता था वो अकेले अकेले मार मूर के एनिमल्स को और खा लेते थे। लेकिन जब जैसे कंडीशंस चेंज होती गई, जैसे क्लाइमेट चेंजेस होता गया तो क्या हुआ, उनके लिए खाने की समस्याएं उत्पन्न होने लग गई इकट्ठा करने में। तो देन उसकी वजह से क्या हुआ, वो एक ग्रुप बना के रहने लगे। ग्रुप बनाने से क्या फायदा हो गया, तो बड़े बड़े एनिमल्स बचे थे उनको एक ग्रुप के थ्रू आसानी से मारा जा सकता था। और क्या करता था, जैसे बड़े एनिमल्स, मेमथ हो गया, हिस्ट्री में जब हम एग्जांपल लेते हैं किसके लेते हैं, मेमथ, जो दिखने में हाथी के जैसा दिखता, आज का जो हाथी वैसा दिखता, लेकिन हाथी से भी विशाल हुआ करता था वो। तो जब ग्रुप में होते थे तो वो 20-25 लोगों के द्वारा आराम से उसको मार लिया जाता था, 2-3 दिन का खाना आराम से चलता था। यानी कंडीशन ने डिसाइड किया कि आप ग्रुप में क्यों रह रहे हो। देन उसके बाद हम बात करते हैं और क्लाइमेट चेंज हुआ, उन चीज़ों का डिक्लाइन हुआ। तो डिक्लाइन के बाद में क्या हुआ कि चीज़ें, ये फूड मिलना, अवेलेबल होना क्या हो गया, थोड़ा मुश्किल हो गया। तो उन्होंने क्या किया, अपना जो स्थान था उसको चेंज किया और गुफाओं वगैरह से निकल के कहाँ आ गए, रिवर्स के बैंक पर आ गए, नदियों के किनारे पे आ गए। नदियों के किनारों की बात करते हैं तो वहाँ पे मछली वगैरह पकड़ना आसान था एज कंपेयर बड़े एनिमल्स। धीरे धीरे जब उनके पास में
बैंक के किनारे पर रहते रहते उनमें क्या एग्रीकल्चर का विकास हुआ, जिसको हम उसको भी 3 पीरियड्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक, 3 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं। किसको हम? प्री हिस्टोरियन यानी स्टोन एज है, जो आपका पाषाण काल है, उसको भी हम कितनी स्टेज में पढ़ते हैं? 3 स्टेज में पढ़ते हैं। तो ज्योग्राफिकल कंडीशन आई होप आपके माइंड में क्लियर हुई होगी। देन उसके बाद में कल्चरल की बात करते हैं। कल्चरल के अंतर्गत हम फूड सिस्टम को देखते हैं, यानी किस प्रकार का खाना खाते थे, नहीं खाते थे, किस प्रकार के कपड़े पहनते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, और क्या क्या चीज़ें एकत्रित किया जाता था या नहीं किया जाता था। ये सभी तमाम बातों को हम कल्चरल सेगमेंट में देखते हैं। देन उसके बाद में आता है इकोनॉमिकल। तो इकोनॉमिकल में क्या हुआ? पहले फूड स्टोर टाइप के प्रिमिटिव ह्यूमन हुआ करते थे, यानी कि आदि मानव ऐसे होते थे जो खाने को क्या करते थे? संग्रह करते थे, यानी उन्हें स्टोर किया जाता। देन उसके बाद में क्या हुआ? जब हम इंडस वैली की बात करते हैं तो उसमें अधिशेष ज़्यादा होने लग गया, तो वो क्या करने लग गए? घर वर बनाने लग गए और एक पूरा सिस्टम डेवलप किया। देन उसके बाद में हम वैदिक पीरियड की ओर आते हैं, तो जन डेवलप होते हैं। तो जन के बाद में और अधिशेष बनता है, उसमें महाजनपद बनते हैं। देन आज की स्थिति क्रिएट हो जाती है, बड़े बड़े महानगर बनने लग जाते हैं। तो उस प्रकार से इनका इकोनॉमिकल, यानी कि जब अधिशेष बचने लगे, आवश्यकता से ज़्यादा चीज़ें बचने लग गई, तो उन्हें अदर जगह पर यूज करना है। उसके बाद में ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम की बात है। पॉलिटिकल सिस्टम कैसे विकसित हुआ, तो उसकी बात करते हैं। तो जिस टाइम पे ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ था, इंडिविजुअल रहते थे, इंडिविजुअल के बाद में वो क्या, जो खाने की पूर्ति नहीं था, वो ग्रुप में रहने लग गए। तो उससे क्या हुआ? उनका वर्क डिवाइड कर दिया गया। क्या हुआ? वर्क डिवाइड कर दिया गया। कुछ लोग तो क्या, वहाँ की जो महिलाएं वगैरह होती थी उनको प्रोटेक्ट करेंगे, बच्चों को प्रोटेक्ट करेंगे, कुछ लोग बाहर खाना लेने जाएंगे, और जो बचा हुआ स्टोरेज फूड होता था उसको भी, ताकि अदर ग्रुप उन पे अटैक ना कर सके। तो उसके लिए क्या हो, एक प्रकार का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हो गया था। तो इस प्रकार की स्थिति को किसमें पढ़ते हैं? पॉलिटिकल कंडीशंस में पढ़ते हैं। तो जब क्वेश्चंस की बात आती है जीएस मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, हिस्ट्री जीएस मेन पॉइंट ऑफ व्यू आईएएस के हिसाब से देखते हैं, तो यहाँ से डायरेक्ट पूछ लेते हैं आपको कि कंपेयर कीजिए किससे, कि स्टोन पीरियड और वैदिक पीरियड के बीच में किस प्रकार से कल्चरल चेंजेज आए, इकोनॉमिकल आए, पॉलिटिकल आए। इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में। ठीक है गाइस, आई होप आपके माइंड में चेंज ओवर टाइम जो सेगमेंट ऐड किया गया हिस्ट्री के अंदर वो अच्छी तरह क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। जब नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं तो इसमें दिया गया आपको 8 कवर ऑल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि एक मानव समाज किन किन स्थितियों से होकर गुजरता है, उन सभी को इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? कवर किया जाता है। तो कवर की बात करते हैं तो आप देख लो, उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन देख ली, कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, लाइक एज सारी कंडीशंस को हमको इतिहास के अंदर पढ़ना होता है। और उसी से क्या होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा जो वर्ड हिस्ट्री की बात करते हैं तो रेनेसा, यानी कि पुनः जागरण। पुनः जागरण का मतलब क्या था? उसका मतलब ये था पुरानी चीज़ों से सीखते हुए, जो भी कमियां हुई उनको सीखते हुए आगे बढ़ना होता था। ठीक है गाइज, उसको हम वर्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट सेगमेंट की बात करते हैं तो इसमें आता है आपका हिस्ट्री इज एन इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन प्रैक्टिस बाय हिस्टोरियन। क्या है ये? एक इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन है, यानी कि क्या हुआ, बुद्धिजीवियों के द्वारा, जो जितने भी इंटेलेक्चुअल पर्सन थे उनके द्वारा क्या किया गया, दिमाग में आइडिया क्रिएट हुए कि भाई जो पास्ट इवेंट्स हुई है उनका क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, या उनमें क्या क्या घटनाएं रही जिनको हम आगे सुधार सकते हैं, नहीं सुधार सकते। तो उसी प्रकार से यूरोप में एक इंटेलेक्चुअल पर्सन पैदा होते हैं, उनका नाम था क्या, हेरोडोटस। क्या बोलते हैं उनको? हेरोडोटस, जिनके द्वारा सर्वप्रथम हिस्ट्री को कंपाइल किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? हेरोडोटस को। और इन्हीं को फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जानते हैं। तो इनके द्वारा, देन इनके बाद में कई सारे फिलोसफर, हिस्टोरियंस आए, उनके द्वारा हिस्ट्री को काफ़ी फोकस किया गया इतिहास पे, कि इससे भी काफ़ी कुछ चीज़ सीखी जा सकती है और सुधारी जा सकती है फ्यूचर में। आई होप आपके माइंड में ये क्लियरिटी आई होगी। इसमें दे रखा हु ट्राई टू मेक सेंस ऑफ द पास्ट, और इनने जो अपनी बुक्स वगैरह लिखी, जो इतिहास लिखा, कैसे लिखा, उसको पास्ट के सेंस में लिखा था, यानी कि जो पास्ट की घटनाओं उनको क्या किया, कंपाइल वगैरह कैसे किया। तो उसके लिए क्या करते हैं हम, इतिहासों को सोर्सेज पढ़ते हैं, यानी कि पहले इतिहास को सर पता कैसे लगेगा, पास्ट की घटनाएं, कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी जिनके माध्यम से इतिहास का पता लगाया जा सकता है। आइए उन पर बात कर लेते हैं। सो डियर, हम बात कर रहे थे कि इतिहास को आखिर जाने कैसे, या इन जो जितने भी इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, जितने भी फिलोसफर थे, उन्हें कैसे पता लगा कि इतिहास की घटनाएं ये घटी होगी, जब उस टाइम पे लिखा पढ़ा, या कुछ ऐसी चीज़ें थी नहीं जिनसे हम जान सकते हैं। तो आज की तारीख में तो एक साइंस में एक मेथड चलता है जिसको कार्बन 14 के नाम से जानते हैं, तो उसके थ्रू भी चीज़ों को जाना जाता है। उसमें कैसे जाना जाता है कि जो पुराने जीवाश्म होते थे, जो फॉसिल्स होते थे,
जैसे कि लाखों हजार करोड़ों वर्ष पूर्व क्या हुआ था, पेड़ पौधे दब जाया करते। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं बरगद वृक्ष की, तो बरगद क्या होता है 100-200 साल जीता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें जाइलम्स के सर्कल होते हैं, तो उन जाइलम्स के सर्कल पे आधार रख के क्या किया जाता है, जितने सर्कल होते हैं उतने उसमें पीरियड अकॉर्डिंग टू मेथड उसमें जांचे जाते हैं। आइए और कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे इतिहासकारों को इतिहास का पता लगा, या फिर हम भी लगा सकते हैं इतिहास का पता। आइए, तो जो सोर्स ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं तो 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेज हैं हिस्ट्री को जानने के। वो है आपका पहला आर्कियोलॉजिकल सोर्स जिसको पुरातात्विक सोर्स बोलते हैं, दूसरा आपका लिटरेरी सोर्स जिसको साहित्यिक स्रोत बोलते हैं, तीसरा आपका फॉरेन सोर्सेज यानी विदेशिक स्रोत, यानी कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो विदेशों से प्राप्त हुई है, उनसे भी हम इतिहास को अच्छी तरह जान सकते हैं। आइए एक एक करके जान लेते हैं। जब आर्कियोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं तो जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स की बात करते हैं तो क्या है कि सबसे पहले ये क्या है, ये एक बॉडी है। डियर क्या है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, एक बॉडी है जिसको किस नाम से जानते हैं इंडिया में, आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, आर्कियोलॉजिकल बॉडी ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, ठीक है डियर। तो इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई, इसकी शुरुआत की गई थी अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा की गई थी। किसके, एक ब्रिटिशर्स थे, एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिनके द्वारा यहाँ पे सोर्सेज को लेके एक बॉडी बनाई गई थी जिसको क्या बोलते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। आइए आगे बात करते हैं। तो जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है, आर्कियोलॉजिकल सोर्स की बात करते थे, इसमें वो तमाम वस्तुएं आती है, वो थिंग्स आती है जिनको हम इसमें ऐड करते हैं। जैसे कि बात करते हैं भाई सारे के सारे, जैसे कि बात करते हैं वैदिक पीरियड के बाद में तो सर की सब कुछ चीज़ें काफ़ी लिखी हुई चीज़ें मिल गई थी, लेकिन उससे पहले कैसे जानते हैं हम, तो उसको जानने का तरीका बताते हैं आपको कि जब हम हिस्ट्री के सोर्स को पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, 3 स्टेप्स में पढ़ते हैं जो आपको अभी आपने बताया। तो इसमें भी क्या होता है, जैसे इनमें वस्तुओं को रखा जाता है। वस्तुएं कौन कौन सी होती है देख लेते हैं। वस्तुओं की बात करते हैं जिसमें इंस्क्रिप्शंस हो गए, कॉइन्स हो गए और अदर्स हो गए। सर कैसे, तो इसको थोड़ा एंशिएंट इंडिया के संदर्भ में जान लेते हैं। तो एंशिएंट इंडिया के संदर्भ में इसको देखते हैं तो सबसे पहले क्या था कि भाई वैदिक पीरियड से बाद में तो चीज़ें लिखी हुई मिल गई, लेकिन उससे पहले जो प्री हिस्टोरियन पीरियड था, तो प्री हिस्टोरियन पीरियड के अंतर्गत क्या हुआ था कि चीज़ें लिखी नहीं गई, लोगों को पढ़ना लिखना ही नहीं आता था। लेकिन देन उसके बाद में प्रोटो हिस्टोरियन पीरियड था, उसमें लोगों को पढ़ना लिखना तो आया, लेकिन उस जो लिपि थी उसको आज की तारीख में नहीं पढ़ा गया। देन उसके बाद में आपका हिस्टोरियल पीरियड आता है, हिस्टोरिकल पीरियड आता है, यानी ऐतिहासिक समय आता है, उसमें चीज़ें वैदिक पीरियड से लिखी गई थी। तो आइए जो नहीं लिखी गई उनको कैसे जाना, तो उसको हम मतलब जो स्टोन पीरियड था, स्टोन पीरियड में जैसे कि उनके स्टोन के वेपन्स वगैरह हुआ करते थे, हथियार हुआ करते थे, वो सारी चीज़ें मिली है, उनसे भी पता लगा कुछ कुछ। देन उसके बाद में जब हम प्रोटो हिस्टोरियन की बात करते हैं तो उसमें क्या था कि जैसे कि मृद भांड मिले हैं, उनमें भी इनोवेशंस मिला के पहले कच्चे थे फिर पकाए, देन उसके बाद में पेंटिंग्स वगैरह कर लिए गए। उस समय में रिचुअल्स भी हुआ करते थे, जैसे कि पूजा वगैरह की जाती थी, ठीक है। तो पूजा किन किन की, तो उसमें भी कई सारी स्कल्पचर्स मिले, कई सारी मूर्ति मिली है। जैसे बात करते हैं किसकी, पशुपति शिव की मिली है। उसके अलावा एक वो डांसिंग गर्ल थी, ऐसे ऐसे करके जो नाचती है, ठीक है, तो वो मिली है। देन उसके बाद में एक लाइक एज एक वृद्ध व्यक्ति मिला है, वो आज के किसी व्यक्ति से आप कंपेयर कर सकते हैं, आप खुद करके बताइएगा, ठीक है। तो ऐसे स्कल्पचर्स मिले, उनको भी किस में रखा जाता, आर्कियोलॉजिकल सोर्स में रखा जाता है, वस्तुएं हैं वो, और उनसे भी क्या इतिहास का पता लगता। देन उसके बाद में इंडस वैली में आते हैं, उसमें भी क्या बड़े बड़े महल मंदिर, जैसे लाइक एज टेम्पल्स की बात करते हैं, मोहनजोदारो मिला है, आपके हड़प्पा मिला है जो रावी रिवर के वेस्ट बैंक पर पड़ता है। इंडस वैली में कई सारे, जैसे राजस्थान वाले रीजन की बात करें कालीबंगन है, और इधर को अफगानिस्तान वाले रीजन की बात करें कांधार है। तो ऐसे तमाम रीजन्स प्लेसेस भी मिले जिनसे हमें इतिहास का पता लगता है। आइए आखिर देख लेते हैं आर्कियोलॉजिकल से कैसे पता लगाते हैं। तो इसमें सबसे पहले चीज़ कौन सी, इंस्क्रिप्शन से। इंस्क्रिप्शन उनको कहते हैं, उन वस्तुओं को कहते हैं जिन पर जैसे पत्थर हो गए, पहाड़ हो गए। उसमें एग्जाम्पल ले तो एक आपकी भीमबेटका केव है, यानी भीमबेटका की गुफा है, उसके अंदर भी कई सारी चित्रकारी की गई थी जो प्री हिस्टोरियन और प्रोटो हिस्टोरियन पीरियड को दर्शाती है। तो ये सभी तमाम चीज़ें क्या करती है, बताती है हमें इतिहास के बारे में, ठीक है डियर। तो इंस्क्रिप्शंस की बात की तो क्या, पत्थर चट्टानों पर कुछ चीजें लिखी गई थी, ठीक है। अगर इनकी बात करते हैं तो इनको भी स्टडी किया गया, जिसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, एपिग्राफी। यानी एपिग्राफी के अंतर्गत, एपिग्राफी क्या है, एक बुक है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, इंस्क्रिप्शंस को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि जो पत्थर वगैरह पे, जो पहाड़ों पे चीजें लिखी गई थी उनको पढ़ा जाए, उनको क्या बोलते हैं, एपिग्राफी बोलते हैं, ठीक है डियर। देन उसके बाद में जो चीज़ आती है उसको बोलते हैं कॉइन्स, यानी सिक्कों से भी पता लगता है। अलग अलग टाइम पीरियड में अलग अलग मोनार्क के द्वारा अलग अलग सिक्के
बनाए गए, उसमें टाइम पीरियड भी मेंशन किया गया, अपनी फोटो वगैरह, कहीं रानियों की फोटो, कहीं देवी देवताओं की फोटो भी मेंशन करते थे उसमें। तो ये तमाम चीजें हैं। तो आइए सर, इनका पता कैसा लगता है? तो कॉइन्स का जब पता लगता, कॉइन्स के लिए हमें पैलियोग्राफी नाम की एक बुक है जिसमें स्टडी करते हैं, यानी कि उसमें लिखा गया कि आखिर कॉइन्स की स्टडी कैसे की गई। अगर कॉइन्स की स्टडी बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से कॉइन थे? पंचमार्क कॉइन थे और आहतक कॉइन थे। इसी प्रकार के तमाम कुषाण और जितने भी मोनार्क रहे हैं उनके अलग अलग पाए गए थे। ठीक है डियर। तो आपके कॉइन्स की स्टडी किसमें करते हैं? एपिग्राफी में। सॉरी, इंस्क्रिप्शन की स्टडी किसमें करते हैं? एपिग्राफी में। और जो कॉइन्स की स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमिस्मेटिक बोलते हैं उसको। ठीक है डियर। तो सर ये इंस्क्रिप्शन पढ़ा गया था, इसमें कौन कौन सी भाषा भी होगी? बिल्कुल डियर, भाषाएं थी। तो भाषा की बात करते हैं तो भाषा कौन सी मिली थी आपकी? भाषा मिली थी, एक तो मिली थी आपकी प्राकृत भाषा, दूसरी मिली थी आपकी पाली भाषा, और तीसरी कौन सी मिली है? संस्कृत भाषा, यानी एंशिएंट लैंग्वेज है संस्कृत। इस चीज का ध्यान रखना। तो 3 लैंग्वेजेस मिली। और देखो, इंस्क्रिप्शन की स्टडी तो किसमें की गई? एपिग्राफी में की गई थी। ठीक है, कि भाई ये पहाड़ मिला है, पत्थर मिला है, गुफा मिली है, इसमें क्या क्या लिखा गया। लेकिन उसमें जो लैंग्वेज थी, जो भाषा थी, जो लैंग्वेज थी, उसको भी एक अलग पार्ट्स में स्टडी करता है। तो इन लैंग्वेज को जिसमें रखा गया उसको क्या बोलते हैं? पैलियोग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? पैलियोग्राफी बोलते हैं। आई होप आपके माइंड में इससे रिलेटेड क्लैरिटी आई होगी। आइए देन सेगमेंट, नेक्स्ट सेगमेंट की ओर चलते हैं जिसको बोलते हैं अदर्स। अदर्स में बात करते हैं तो क्या क्या चीजें आती है आपकी? अदर्स में आपके आते हैं टेम्पल्स आ जाते हैं, टेम्पल्स के अलावा स्कल्पचर्स आ जाते हैं, मेमोरियल्स आ जाते हैं, उनके अलावा भी आपकी पेंटिंग्स आ जाती। पेंटिंग से भी बात ही किए थे हम। क्या भीमबेटका की गुफा थी, उसमें क्या नेचुरल कलर यूज किए जाते थे, उसके बाद में कलर का मॉडिफिकेशन हुआ, उसके अलावा फिर अलग अलग कलर्स यूज करने लग गए। देन उसके बाद में आज तो आप देखते ही हो कैसे कैसे केमिकल कलर्स मशीन में जाते हैं। सर हमको तो रूम का कलर ये चाहिए, हमारे घर का कलर ये, सर बाहर तो ये होना चाहिए, ऑफिस में ये होना चाहिए। ये क्या सब केमिकल कलर्स हो गए आजकल। हाँ, तो आई होप आपको आर्कियोलॉजिकल सोर्स समझ में आए हुए। यानी आर्कियोलॉजिकल सोर्स में क्या रखते हैं? तमाम वस्तुओं को रखा जाता है। देन उसके बाद में आते हैं लिटरेरी सोर्स, जिनको साहित्यिक स्रोत बोलते हैं। जब साहित्यिक स्रोत की स्टडी की जाती है तो इसको 2 सेगमेंट्स में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, जिसको बोलते हैं रिलीजियस और नॉन रिलीजियस। तो देन नेक्स्ट सेगमेंट कौन सा? हमारा लिटरेरी सोर्स है। इसको क्या बोलते हैं? साहित्य। इसको पढ़ते हैं हम रिलीजियस और नॉन रिलीजियस, यानी धार्मिक साहित्य और अधार्मिक साहित्य बोलते हैं जिनको। धार्मिक साहित्य की बात करते हैं तो इसमें भी 2 सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको ब्राह्मण साहित्य बोलते हैं, एक को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण साहित्य, एक को बोलते हैं एपिक साहित्य। तो ब्राह्मण साहित्य की बात करते हैं तो इसमें किस किस प्रकार के साहित्य पढ़े जाते हैं? तो इसमें पढ़ा जाता है आपके वेद को पढ़ा जाता है। कितने वेद है? 4 वेद हैं आपके। कौन कौन से? नाम मेंशन कीजिए सर्च करके कमेंट बॉक्स में, आगे क्लास में हम पढ़ाएंगे बाकी। तो आपके जो वेदास हैं, और उसके बाद में आरण्यक है। आरण्यक क्या होते हैं सर? आरण्यक वो साहित्य होते हैं जिन्हें जंगलों में बैठ के लिखा गया था। ठीक है डियर। देन उसके बाद में वेदांश आते हैं। इसी प्रकार से आपके कई प्रकार के तमाम ब्राह्मण स्रोत है, उनको आप देख लेते हैं। ठीक है डियर। तो इस प्रकार के जो सोर्सेज थे, इनमें क्या किया गया था? अलग अलग मोनार्की कंडीशन, उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन, इकोनॉमिकल कंडीशन और उसकी जो पॉलिटिकल कंडीशन, इन तमाम बातों को क्या किया जाता है? इन अलग अलग लोगों के द्वारा मेंशन किया जाता है। क्योंकि जो मोनार्क वगैरह होते थे वो क्या होते थे कि वो अपने बारे में लिखवाना बहुत पसंद करते थे। क्योंकि कोई भी देखो, नॉट ओनली इन मोनार्क, कोई भी व्यक्ति होगा अपनी शान शौकत सब चाहते थे, वो भी ऐसा ही चाहते थे। उनके द्वारा क्या इंस्क्रिप्शंस लिखवाए गए और कुछ कभी भी रखते थे अपने दरबार में। तो वो राइटर्स होते थे, वो भी उनके बारे में लिखते थे। जैसे इसमें बात की गई है वेदास हो गया, आरण्यक, इनको तो इंडिविजुअल रखा गया। उनके बाद बात करते हैं तो कौन सा आता है? सेकंड सेगमेंट हमारा एपिक्स। इनको क्या बोलते हैं? एपिक्स को एपिक्स जो है इसको हिंदी में हम बोलते हैं काव्य। क्या बोलते हैं इनको? काव्य बोलते हैं। तो जो काव्य है, तो काव्य कितने लिखे गए आपके? रामायण महाभारत, ये क्या आते हैं? काव्य के अंतर्गत। इनको काव्य क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनमें कई सारे श्लोक वगैरह मेंशन किए गए और धीरे धीरे इनमें शुरुआती दौर में तो कम थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे ऐड करते गए और इनकी संख्या बहुत अधिक हो गई। तो इनकी बात करते हैं तो रामायण को जो लिखा गया था 1 और 2 सेंचुरी के अंतर्गत लिखा गया था। उसी प्रकार से जो महाभारत है इसको 4-5 सेंचुरी में लिखा गया। तो अब डियर ऐसे मत कहना कि सर एडजेक्ट बताइए, क्योंकि ये एक दिन में नहीं लिखे गए थे, इन्हें बरसों लगे थे लिखने में। ठीक है, इसलिए हम एक पूरा टाइम पीरियड लेते हैं।
देन उसके बाद में लिटरेरी सोर्स है जिसको हम नॉन रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानते हैं, यानी कि अधार्मिक साहित्यों के रूप में भी जानते हैं। उनमें बात करते हैं तो उनमें बायोग्राफी और हिस्टोरिकल स्टैंड यानी कि साहित्यिक चीज़ों को लिखा गया है, ऐतिहासिक चीज़ों को लिखा गया है। इनमें क्या क्या चीज़ें जैसे बात करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक है आपके राइटर जिनको क्या बोलते हैं हम कौटिल्य के नाम से जानते हैं। क्या नाम, किस नाम से जानते हैं उन्हें? कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। तो उनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी, उसको क्या बोलते हैं हम? चाणक्य जी के द्वारा एक बुक लिखी गई जिसको बोलते हैं क्या हम? अर्थशास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब यहाँ से कई सारे क्वेश्चन कई बार एसएससी में तो कई बार पूछे गए हैं यहाँ से क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें क्या है एक थोड़ा सस्पेंस डाला है। सस्पेंस क्या है? ये है कि इसका नाम तो अर्थशास्त्र है, लेकिन इसके अंदर जो लिखी गई है बातें वो किस पे लिखी गई है? पॉलिटिकल पे लिखी गई, यानी कि राजनीति पे लिखी गई। तो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, कैसे पूछा गया अब तक कि जो चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक थी, जो चाणक्य द्वारा लिखी गई पुस्तक थी क्या? अर्थशास्त्र, उसमें किस चीज़ का मेंशन किया गया? तो उसमें बता दिया जाएगा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक। तो किसको टिक लगाना है आपको? राजनीतिक स्थिति को टिक लगाना। ठीक है डियर। उसी प्रकार से अदर्स नॉन रिलीजियस राइटर होते हैं, उनको जैसे पाणिनि हो गए, पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी आपके अष्टाध्यायी लिखी गई थी, इसमें भी वहाँ की टर्म एंड कंडीशंस को लिखा गया। देन उसके बाद में पतंजलि थे, पतंजलि के द्वारा महाभाष्य लिखा गया था, और एक और लिखा गया जिसको बोलते हैं मालविकाग्निमित्रम। तो ऐसे कई सारी तमाम पुस्तकें लिखी गई। उसके बाद में कालिदास जी आते हैं, उनके द्वारा रघुवंशम लिखी जाती है, और ऐसे ही कई सारे नॉन रिलीजियस सोर्स भी है जिनके थ्रू हम चीज़ों को जानते हैं। देखिए डियर, जो आर्कियोलॉजिकल सोर्स में बात की थी तो इसमें क्या वस्तुओं से अंदाज़ा लगाया गया देन, लेकिन उसके बाद में जब हिस्टोरिकल पीरियड आ गया था आपका, हिस्टोरिकल पीरियड आ गया तो उसमें क्या वैदिक पीरियड से चीज़ें लिखी लिखाई मिल गई थी। ये सब चीज़ें वैदिक पीरियड से लिखना स्टार्ट हुई। देन उसके बाद में फॉरेन सोर्सेज की बात करते हैं। तो जब फॉरेन सोर्सेज की बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ? डिस्क्रिप्शंस को पढ़ा जाता है। किनको पढ़ा जाता है? कि कई सारी डायरिया वगैरह लिखी जाती थी लोगों के द्वारा, जैसे कि बात करते हैं, और कई सारे ट्रेवलर्स भी थे जिनके द्वारा इंडिया को विजिट भी किया गया था। ठीक है, तो उनके द्वारा जो चीज़ें लिखी गई थी उनको भी हम इनके अंतर्गत पढ़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू बात करते हैं तो इसमें पहला आता है आपका ग्रीक, यानी कि जो यूरोप के अंदर जो ग्रीक वाला रीजन था पहले, तो वहाँ से भी कई सारे ट्रेवलर्स आए। जैसे इसमें बात करते हैं तो आपका पहला है टीसीएस है, टीसीएस के द्वारा भी वर्ल्ड को विजिट किया गया, इंडिया विजिट किया गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट आपका हेरोडोटस है, जो आपके फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा भी विजिट किया गया। कई सारी बुक्स वगैरह लिखी गई, क्योंकि इंटेलेक्चुअल पर्सन थे, चीज़ों को जानना चाहते थे, और साथ में फिलोसफर भी थे, यानी कि क्या थे? दार्शनिक भी थे। दार्शनिक किनको बोलते हैं? जो घूम फिर कर पूरे विश्व में और वहाँ की स्थिति को जानने की कोशिश करते हैं, उनको फिलोसफर कहते हैं। ठीक है डियर, और उन चीज़ों में क्या क्या कमी रही नहीं रही उनके रिलेटेड अपनी थॉट प्रस्तुत करते हैं। तो इसमें टीसीएस हो गया, हेरोडोटस हो गया। उसी प्रकार से चाइनीज होते, कई सारे चाइनीज ट्रेवलर भी आए जो कई सारे मोनार्क रहे हमारे, जैसे कि बात करते चंद्रगुप्त मौर्य हो गया, या फिर चंद्रगुप्ता द्वितीय हो गया। तो इनके समय पे ये और अदर मोनार्क हैं, उनके समय पे अलग अलग ट्रेवलर्स आए। इनमें बात करते हैं तो चाइना से आए थे आपके फायान जी आए थे। कौन आए थे? फायान आया। फायान के द्वारा एक बुक लिखी गई फाक्यों की। सर कैसा नाम है? अब चाइनीज बुक है तो उनके अनुसार ही नाम होगा, हमारे नाम या हमारी तरह हिंदी नाम तो होंगे नहीं। कैसे कैसे नाम होते हैं हिंदी में? तो हिंदी में नाम होते हैं कविता की लव स्टोरी, उसका फलाना ये, उसका ढिमकाना ये, तो ETC लिखे जाते हैं ना। तो इसके इनके द्वारा भी ऐसे बुक लिखी गई फाक्यों की। ये यहाँ पे इतिहास की बात करते तो जानिए एक दिन में है, एक दिन में अमीर बनने के तरीके, तो ये सब चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है। तो इनके द्वारा जो फायान जी के द्वारा फाक्यों की नाम की बुक लिखी गई, और इसमें तमाम टर्म एंड कंडीशंस को ऐड किए गए। उसी प्रकार से नेक्स्ट आपके हेवन सॉन्ग, जो भी चाइनीज ट्रेवलर है, उनके द्वारा बुक लिखी गई थी सिया की, थोड़े अटपटे से नाम है, देख लीजिएगा। क्या बोलते हैं इनको? सिया की बुक लिखी गई इनके द्वारा, सीओ की लिखी गई। इसमें भी तमाम टर्म एंड कंडीशंस लिखी गई यहाँ पे। देन उसके बाद में अरेबियंस आए थे, अरब ट्रेवलर्स भी आए, उसमें सुलेमानी जी थे आपके। सुलेमानी जी के अलावा आपके अलबरूनी जी थे। तो इस प्रकार के तमाम सोर्सेज हैं जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं? इतिहास को जानते हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अब जो नेक्स्ट क्लास रखेंगे हम, उसमें एंशिएंट इंडिया पढ़ाने वाले हैं, और आपको जो भी क्लास पढ़ाई जाएगी उसकी PDF द स्टडी अलाइन टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है, और हरिचरण बैरवा के नाम से फेसबुक पेज है, उस पर भी आप क्या कर सकते हैं? उसे फॉलो कर सकते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड तमाम बातें आपको वहाँ पर मिल जाती है। आज की क्लास को यहीं अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।